आइए, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास का होमवर्क का नंबर बताइए। सबसे फर्स्ट होमवर्क का नंबर कौन सा था? 5 बना है 5। आंसर का मिला लीजिए, आंसर नहीं दिया हुआ है। 5 का बताइए तो जीपी रेट क्या निकला? 20%, ठीक है। उसके बाद वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ 5 कितना निकला? क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000। अच्छा, लास्ट आंसर बताइए। 2,08,000। सबका है क्या? अगला होमवर्क 6 तो नहीं बना होगा ना? ठीक, देख ले। 6 के बाद 7 में क्या डाउट है बताइए? अच्छा, 7 के बाद 10 भी बना दिए क्या? हाँ, तो मजाक कर लिए थे क्या? अच्छा, कॉपी लाइए तो। हाँ, बच्चे तो बोला सम में कुछ था नहीं, आप क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, 10 का जीपी रेट कितना निकला आप लोग का? दिया हुआ। अच्छा, वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ 5 कितना निकला है? 40। सबका निकला 40,000? सबका गलत है। 10 नंबर है। पर्ची नहीं होगा। हाँ, ऋषि कितना आया? वो ऋषि कल वो मैसेज कर बोला था उनको 10 बना दिए हैं। 40,000 ही है। कौन? वाजपेयी जी भेजा था अमर। नहीं सर, अब बात करो पीछे। गलत। और डिफरेंट आंसर है किसी का? नहीं, 50 है उसका लगा हो सकता है करेक्ट। पचास कैसे हो गया बताइए तो? आपका सेल्स में आप ऐड कर दिए, तो होना तो लेस ही चाहिए था। नहीं, सेल्स में लेस क्यों होगा? सेल्स में ऐड ही होगा, क्योंकि सेल्स हाँ ऐड होगा। और गुड्स वर्थ ₹20,000 were not received prior to the date of fire, तो परचेज से लेस होगा 20,000। तो वही तो किया है, पर फिर भी गलत है। और कौन सा होमवर्क था? ये लास्ट होमवर्क था। अच्छा, इसका मतलब आज हम लोग कुछ नया बात सीखेंगे क्या? तो पहले आप लोगों को 10 बता दें क्या? 10 में क्या गंडगोल है? 6 बता देते ना, 6 ज्यादा अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग पहले। The fire insurance policy taken by Jyoti Limited included stock purchased by the company for resale and stock sent to the company by supplier on approval, for which a pro forma invoice was sent by the supplier. मतलब दो इंश्योरेंस पॉलिसी जो लिया है वो दो तरह का स्टॉक के लिए लिया है। एक जो परचेज करता है रीसेल के लिए, मतलब जो परचेज कर लेता है, एंड दूसरा उसको जो सप्लायर भेजता है स्टॉक फॉर अप्रूवल बेसिस में। क्या बेसिस में? अप्रूवल बेसिस एक सेल्स का टेक्निक है, जिस टेक्निक में हम लोग कस्टमर को गुड्स देते हैं। कस्टमर क्या देते हैं? गुड्स देते हैं।
एंड कस्टमर को सर्टेन टाइम लिमिट भी देते हैं, सर्टेन टाइम लिमिट भी देते हैं। उस टाइम लिमिट के अंदर उस कस्टमर को गुड्स अप्रूव करना पड़ता है, मतलब खरीद लेना पड़ता है। नहीं खरीदेगा तो वापस कर देगा। जैसे मान लीजिए हम एक गुड्स दिए अपने कस्टमर को, उसको टाइम दिए 30 डेज का, तो 30 दिन के अंदर वो कस्टमर क्या करेगा, गुड्स को या तो अप्रूव करेगा, अप्रूव का मतलब खरीदेगा, नहीं खरीद पाता है तो 30 डेज के अंदर गुड्स हमको क्या करेगा, वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अप्रूवल बेसिस। एक चैप्टर है हम लोग के सिलेबस में, हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस वो करवाया है तो 2 स्टॉक का करवाया है, एक जो खरीद के लाया उसका और एक जो अप्रूवल बेसिस में उसको मिला उसका, दोनों का इंश्योरेंस करवाया है। बोला डिजास्टर्स फायर टेक प्लेस एट warehouse on 1st October 02 and you have been asked to prepare the claim for submission to the insurance company. Unfortunately, many of the record of Jyoti Limited were destroyed by fire, but the following information are available. Valued stock salvaged है 68209, goods supplied on approval, goods supplied on approval and lost in transit 4200 है। ठीक है, सेल्स फॉर 9 मंथ है 6,26,500 का। परचेज फॉर 9 मंथ है 602,100 का। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 165,206 का है, बट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द स्टॉक सीट इट वाज फाउंड दैट स्टॉक हैज बीन अंडर वैल्यूड बाय 7534। स्टॉक जो इसका 7534 से क्या है, अंडर वैल्यूड है, उसका वैल्यू कम है। ठीक है, रेट ऑफ जीपी है 20%। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दिस रेट वुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग 02। इसका मतलब होता है जीपी रेट जो है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एवरी ईयर का सेम होगा। आपसे पूछा गया है स्टेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट यू शुड सबमिट टू द इंश्योरेंस कंपनी। जीपी रेट पता आप लोगों को क्या, इसका मतलब क्या निकालेंगे बताओ तो। कैलकुलेशन फॉर valued stock on the date of calculation for value of stock on the date of fire। on the date of fire कंपनी का नाम क्या बताइए। कंपनी का नाम है ज्योति लिमिटेड। अकाउंट का नाम क्या बनाएंगे हम लोग, मेमोरेंडम। ट्रेडिंग अकाउंट, for the period। इसका पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या होगा बताइए तो। ओपनिंग स्टॉक का डेट क्या, ओपनिंग स्टॉक का डेट है 31 दिसंबर 01, मतलब 1102 से लेकर एंड फायर कब हुआ है बताइए तो 1 अक्टूबर 02। ठीक है, डियर सीआर। अमाउंट रुपीज का कॉलम, अमाउंट रुपीज का कॉलम आइए। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे बताइए तो। स्टॉक का अमाउंट है आपका, ब्रैकेट में दिखा दे रहे हैं हम, 165,206 में अंडर वैल्यूड फिगर है 7534, तो इस फिगर से कम था। ठीक है, ऐड करके बताओ फिर से
172740 टू परचेज का अमाउंट है 6,02,100। एक सेकेंड, परचेज को इधर लाएंगे ना, 6,02,100 उसमें ऐड करिएगा। हाँ बोलिए। एक परचेज और है ना क्वेश्चन में, जो गुड्स उसको मिला था अप्रूवल बेसिस में, गुड्स सेंट बाय सप्लायर, जिसका इंश्योरेंस करवाया है। ठीक है, इंश्योरेंस करवाने का मतलब होता है गुड्स आप परचेज करिए। ठीक है, एट गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। आपको अप्रूवल बेसिस में गुड्स मिला था, कितने का बताओ? 4200 का। 6 लाख कितना है देखो तो, 6,300 बाय सेल्स 6,26,500, 6,26,500 टू जीपी होगा क्या? 6,26,500 कितना परसेंट? 20%। बताइए। 1,25,300। ऐड करो 9,04,340। फिर से 9,04,340। 9,04,340, 9,04,340। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,77,840। बैलेंसिंग फिर बताओ। 2,77,840। ठीक है, होमवर्क हुआ है? होमवर्क किए हैं नहीं किए हैं? लास्ट क्लास नहीं थे क्या? आए नहीं थे लास्ट क्लास? लास्ट क्लास नहीं थे आप? ज्यादा समय लीजिएगा। नंबर बी, कैलकुलेशन फॉर, ये निकाल पाएंगे आप लोग क्या? देखिए तो, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम। ये आता है आप लोग सबको? ये सही बच्चे को आता है निकालना? निकालिए ना फिर। हाँ, जिसका नहीं हुआ निकालिए। सर हम नहा के होमवर्क करके आए सर। झूठ बोल रहा है। बस साबुन नहीं लगा। अरे अभिजीत, तबीयत ठीक है? तो ज़्यादा समय लीजिएगा। ठीक है, आप रेगुलर हो जाइए। बहुत शार्प है। मिलाइए आंसर, मिलाइए। सैंडविच शॉप आगे करिए ना। अच्छा आंसर दिया है। अच्छा, इसमें आंसर में ज़्यादा स्टेप्स नहीं है क्या? कैसे निकालेंगे बताओ तुम? वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। साक्षी होमवर्क हुआ है? नहीं। बीकॉम आ गए तो फाइल क्या नहीं करिएगा? कॉलेज में एडमिशन हो गया? किस कॉलेज में? सर मेरा इवनिंग है, सुबह सुबह उठा तो हो जाता है, फिर शाम को भी क्लास।
जो जितना कर पाए कर लीजिए, और क्या। अटेंडेंस लिए कोई झमेला नहीं है, आप बोलिए अटेंडेंस दे दिए। ऑनलाइन क्लास से जो जितना कर पाइएगा आँख को बचाते हुए कर लीजिएगा, ठीक है। आँख ही खराब हो जाएगा क्लास करेंगे सर। ठीक है सबका। हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे लोग वो डिमांड कर रहा है क्या? 10 चलिए बता दो, चैप्टर सबको समझ में आ रहा है क्या? नाइन तो होमवर्क नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, उसका थोड़ा सा इंतजार करिएगा, जब बोलेंगे तब कर लीजिए, हो जाएगा। क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी लेवल में क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी लेवल में क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो जब तक हम आपको नहीं सिखा देंगे तब तक आप कोई भी सम नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि चैप्टर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब कोई भी एक सम लेंगे हम बनाना चालू करेंगे बन जाएगा। ये एलिमेंट्री लेवल में, 11-12 में ऐसा संभव है। हाँ, ये 11-12 में बात संभव है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई भी एक हार्ड सम कर लेंगे। ग्रेजुएशन लेवल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल में हम जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, ठीक है, तब तक आप नया सम्स। अब देखिए 9 नंबर, आप चाहे जितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो बना के दिखाइए। अब 8 है, बना के दिखाइए। तभी ना नहीं बनेगा, और उसमें ट्रिक छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। और जब हम आपको बता देंगे कि देखो इसमें ये चीज ऐसे होगा, तो अगली बार जब ऐसा आएगा तब कर पाइएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल में जो एग्जाम का ये पेपर है, पेपर भी आपका मेरे करवाए हुए सम्स की तरह ही होना चाहिए, तभी बना पाइएगा। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मतलब पेपर में भी सम्स आपका ऐसे ही होगा जो जिसको आप कहीं देखे होंगे या जिसको जानते पहचानते होंगे। नया टाइप का सम्स आ जाएगा, आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए इतना कवर करना पड़ता है। और जितना हम कराएं आप उतना ही प्रैक्टिस करिएगा। कोई सम्स नहीं बनेगा तो मेरा नाम लिख दीजिएगा, आंसर में मेरा नाम को नंबर लिख दीजिएगा, वो तो समझेगा आंसर। फोटो मत लगा देगा तो वांटेड हो जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाएंगे। नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक, calculation for value of stock on the date of 5। जीबी रेट अपने पास है ना? कंपनी का नाम क्या बताइए तो? कुछ नहीं सर। आइए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, for the period डेट क्या बताइए तो? 1409 से आग कब लगा है? 1/10/09। ठीक है क्या? सब बच्चे रेडी हैं? टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना बताइए? कितना? 70,000। टू परचेज, परचेज इनर कॉलम होगा कितना बताइए? 2 लाख। परचेज में क्या बोला था? एडजस्टमेंट बोला गुड्स वर्थ ₹20,000 वेर नॉट रिसीव्ड प्रायर टू द डेट ऑफ फायर। मैंने 20,000 रुपये का गुड्स मिला नहीं आपको, ठीक है, दो द अमाउंट वाज रिकॉर्डेड इन अबव परचेज। मतलब परचेज तो कर लिए थे पर गुड्स मिला नहीं है, इसका मतलब स्टॉक आपके पास नहीं है। आग लगेगा तो उस स्टॉक में आग नहीं लगेगा। लेस
गुड्स नॉट रिसिप्ट। कितना कितने का गुड्स नहीं मिला बताओ तो? 20,000। और को कोई चीज 2,20,000 बताएगा। बाई सेल्स, कितने का सेल्स है? क्या बोला बताओ तो क्वेश्चन में? गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 were sold to customer but the same was not recorded in the books। गुड्स बेचे तो हैं और आप लिखे नहीं है, क्या करेंगे बताओ तो? एड अनरिकॉर्डेड। आप लोग ऐसे किए थे क्या? फिर भी हम बोल दिए गलत है, नाइंसाफी हो गया आप लोगों के साथ। पर देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, सभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। अच्छा कौन है? ऋषि भोजपुरी मीडियम से है? अच्छा ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ एफ में पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग, इंग्लिश समझ में आता है आप लोग को? गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर सोल्ड। जिस गुड्स का कॉस्ट प्राइस 30,000 है उसको बेचा गया। तो गुड्स को जब बेचेंगे तो गुड्स क्या कॉस्ट प्राइस में बिकता है? तो किस प्राइस में बिकता है? तो सेल प्राइस में बिकता है। इसका 30,000 रुपया का आपको सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा। 30,000 क्या निकालना पड़ेगा आपको? सेल्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब उस निकालने के बाद जो बचेगा वो आप यदि ऐड करते हैं तो करेक्ट है आपका। ठीक है, अब देखिए, अब आप ध्यान समझिए। अब बहुत सारा ऐसे ट्रिक्स है कैलकुलेशन का जो अभी तक आपको नहीं सिखाए हैं। अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ कि इतना जल्दी कितना सिखाएंगे ना। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है जो नहीं सिखाएंगे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हम धीरे धीरे सिखाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा टेक्निक आपको बोले ही होंगे क्लास में। जैसे यहाँ पर 30,000 जो दिया हुआ आपका 30,000 वो अपना क्या बताइए तो 30,000 रुपये अपना कॉस्ट प्राइस है। पर जीपी का जो रेट है 1/3 वो सेल्स पे लिखा हुआ है। जीपी का रेट जो 1/3 किस पे लिखा हुआ है? वो सेल्स पे लिखा हुआ है। इसका मतलब यदि हम 30,000 का 1/3 निकालेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब क्लासरूम नोट्स है आप लोगों के पास? जहाँ पर देखिएगा हम ये बनाएंगे स्टेप 1 में बैक करिए आप। स्टेप 1 में बैक करिए। स्टेप 1 में क्या लिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। उसके नीचे देखिए एमपी लिखा होगा, मास्टर पॉइंट 1। क्या लिखा हुआ है मास्टर पॉइंट 1 में? इफ जीपी रेट इज गिवन इन द प्रॉब्लम तो वो जीपी रेट किस पे होना चाहिए? सेल प्राइस पे होना चाहिए। साथ में लिखवा दिए होंगे कि जीपी रेट किस पर दिया हो? कॉस्ट पे दिया हो तो सेल पे बदल लेना। अच्छा कैसे बदलने का टेक्निक बताएं बोलो तो? जैसे कॉपी लो, कैसे टेक्निक बताओ तो? यदि जीपी रेट कॉस्ट पे दिया हो, जीपी रेट यदि कॉस्ट पे दिया हो, देखना कॉस्ट पे दिया हो तो हम बताएं कि इसको सेल में कैसे बदल लेंगे। तो 20/100 कॉस्ट पर है, सेल पे चाहिए तो क्या बोले तो ऊपर जो लिखा रहेगा नीचे क्या करना? ऐड कर देना। अच्छा इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या सेल पे दिया रहेगा तो कॉस्ट पे भी निकाल लेंगे, लेस कर देंगे। सेल्स पे दिया रहेगा तो कॉस्ट में जाने के लिए क्या करेंगे? मान लो ये पता हो ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? 20 रुपया प्रॉफिट, 120 रुपया सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 100 रुपीज। इसको कॉस्ट पे लेके जाएंगे तो 20/100 होगा। ये एक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, एक चैप्टर है हम लोग का, उस चैप्टर में हम इसको सिखाएंगे। ठीक है, तब तक जितना बोल रहे हैं उतना दिमाग में रखिए। अभी का प्रॉब्लम उतना से सॉल्व होगा। देखिए अभी का प्रॉब्लम ये है, जैसे इस सम्स में क्या दिया हुआ था? सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या है? 1/3 है। देखिए कैसे समझते, देखिए सेलिंग प्राइस के ऊपर, हाँ सेलिंग प्राइस के ऊपर क्यों नहीं लिखा? अच्छा ऊपर था क्या? सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या है बताइए? 1/3। थोड़ा समझते हैं। सेलिंग प्राइस के ऊपर 1/3 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। जानते इसका मतलब क्या है? ऊपर में हमेशा प्रॉफिट रहेगा,
ऊपर हमेशा क्या रहेगा, प्रॉफिट। नीचे हमेशा क्या रहेगा, सेल्स है, सेल्स तो नीचे सेल्स है, मतलब 1/3 है ना, तो 1 रुपया प्रॉफिट है और 3 रुपया क्या है, सेल प्राइस है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, 20/100 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपीज का प्रॉफिट है और 100 रुपये का क्या है, 100 रुपये का कॉस्ट है। कॉस्ट में बोलेगा ना तो कॉस्ट है, 100 रुपये कॉस्ट में बोलेंगे तो क्या है, ये कॉस्ट है। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। ये टेक्निक हम लोग को सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ना एवरी पॉइंट में आके ना, बचपन क्लास में पढ़े थे रूल ऑफ 3, लेट कॉस्ट प्राइस बी x, प्रॉफिट भी 1/x, इतना फिर इतना आपको करते रहिएगा, तो हर एक पॉइंट पे कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। वो तब मैथमेटिक्स, वो हम लोग अकाउंट्स तो मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ेंगे सर। अकाउंट्स क्लास का टेक्निक डिफरेंट है, ठीक है। अकाउंटेंट जो लोग होता है ना, जो लोग चालाक इंसान आता है, वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बनाएगा कोई और, ये लोग यूज करेगा अपने तरीके से। तो सिंपल तरीका बताया, देखिए ये यदि हम बोलते हैं 20% ऑन कॉस्ट, तो क्या लिखेंगे 20/100। ये कोई पूछेंगे इसका क्या मतलब है, तो ऐसे बताना ये सर 20 रुपया प्रॉफिट है और 100 रुपया क्या है, कैसे सेलिंग होगा, आपका ऑन कॉस्ट है तो सेलिंग क्या कहां से आ गया, ये कॉस्ट है, इसको ही बोलेंगे सेल में बदल दो, सेल में, तो प्रॉफिट तो 20 रुपया ही होगा, पर नीचे सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। मान लो ऐसे सेल्स प्रॉफिट जो है परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे 1/3 है, 1 रुपया के ऊपर वाला क्या होगा, हमेशा ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट होगा, नीचे वाला क्या होगा, ये सेल्स है तो सेलिंग प्राइस है, सेल्स है तो क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 1 रुपया प्रॉफिट, 3 रुपया, यदि आपसे पूछेंगे कॉस्ट प्राइस बताओ, बता पाएगा कितना होगा कॉस्ट प्राइस, नहीं बता पाएगा, कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 2 रुपया, 1/2 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, तो 3 रुपया सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना आपका 2 रुपया। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/3, ठीक है, वो हम यूज करते समय उसको 1/2 लेके करेंगे। क्यों करेंगे मोहित, क्यों करेंगे 1/2 ले, क्यों करेंगे, क्योंकि वो सेल्स, कौन सा सेल्स था, 1/2 तो कॉस्ट है, क्यों 1/2 क्यों करेंगे, हम यही तो कर सकते थे ऐसा। कॉपी किस तरह की, बोलिए। क्वेश्चन में जो 30,000 का फिगर लिखा हुआ है, 30,000 का फिगर, ये देखें 30,000 का फिगर, ये क्या लिखा हुआ है, गुड्स का कॉस्टिंग, तो सेल में जा, तो गुड्स का यदि कॉस्ट प्राइस दिया रहता है, ये प्रॉफिट परसेंटेज जो लिखा है ना 33 1/3 जो सेल्स पे है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि अमाउंट यदि कॉस्ट का है तो परसेंटेज भी किसका होना चाहिए, कॉस्ट का होना चाहिए, समझे बात। इसीलिए 1/3 जो सेल्स में लिखा हुआ है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 30,000 रुपए दिख रहा है आपको, ये कॉस्ट प्राइस है, इसका 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 30,000 आपको लेना पड़ेगा, ये 45 हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4,05,000। अब बनाइएगा, सम बन जाएगा। अब जो भी आंसर निकलेगा आपका, वो आंसर आपका करेक्ट होगा। 2 जीपी किस पे होगा, 4,05,000 का 1/3, 1,35,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर बताइए। टोटल 4,35,000, ये 4,35,000 कितना निकला, पहले भी 30,000 ही था क्या, हाँ पहले भी 30 ही था, अच्छा 40,000 था, ठीक है।
क्या पार्ट बी बना पाइएगा? Yes. तो इंतजार क्यों कर रहे हैं? स्पीड बढ़ाइए, करिए पार्ट बी। मेथड अच्छा से अकाउंट्स करेगा, सीखेगा। आप लोगों को महसूस वही होगा कि अकाउंट्स का लेवल डिफरेंट है, समझा शशि? थोड़ा अच्छा से करेगा, एकदम चैंपियन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप परचेज किसी को ऐड क्योंकि ऐसा सर क्वेश्चन नंबर 6 में वो परचेज में ऐड क्यों हुआ क्योंकि उसका इंश्योरेंस हम लोग करवाए, इसका मतलब गुड्स हम लोग तभी तो दूसरे का गुड्स का आप कैसे करवा सकते हैं ना? यदि मान लीजिए गुड्स मेरा है तो आप इंश्योरेंस कैसे करवा पाएंगे? सर हम इंश्योरेंस करवा मतलब हम गुड्स का अप्रूव करेंगे। समझे ना? आप इंश्योरेंस मेरे गुड्स का नहीं करवा सकते। मेरे गुड्स का तभी करवा पाइएगा जब उसका अप्रूवल का, जब आप अप्रूव करने का सिग्नल देते हैं, ठीक है? नहीं तो आप टेक्निकली नहीं पॉसिबल। आप आंसर जैसे तैसे निकाल लीजिए, अलग बात है, पर टेक्निकली पॉसिबल। मान लीजिए कोई गुड्स मेरा है, हम बोलेंगे कि आप इंश्योरेंस कर दीजिए, कैसे करिएगा ना? जो मालिक होता है वो इंश्योरेंस करवाएगा। जल्दी फास्ट हो गया। मोहित क्लास में भी उतार ही रहा है दूसरा कॉपी से क्या? नहीं सर, ये उसका पार्ट इवेंट वाला होता है। कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, देख लिया। सर बोल रहे हैं जो 20 साल में सामान रिसीव नहीं होगा वो तो रिसीव होगा, मतलब जब जला नहीं ना आपका, तो वो सैलरी स्टॉक में चले जाएगा ना? क्या जरूरत है? जला ही नहीं तो सर, जब आग लगे आपके गोडाउन में जो स्टॉक है, आग लगने के बाद जब उसमें जो बचेगा उसको तो सैलरी मिलेगी। और जो स्टॉक मान लीजिए आप खरीदे हैं पर स्टॉक आपके घर तक आया ही नहीं, इसका मतलब उसका डिलीवरी नहीं हुआ, या उसको ऐसे भी कोई कर सकता है। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, ठीक है? सम्स करते समय लिखिएगा वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उससे लेस कर ले स्टॉक नॉट येट रिसीव्ड। क्या करेगा उसमें से लेस कर लेगा स्टॉक नॉट येट रिसीव्ड 20,000, आंसर देखिए आएगा। और उससे अच्छा टेक्निक है कि परचेज किए हैं पर स्टॉक नहीं आया, हटा लीजिए परचेज से, ठीक है? सर ये तो एक रफ ट्रेडिंग अकाउंट, सही बात, इसीलिए तो ईयर एंड पे बनता है। हाँ, इसीलिए जैसे हम बता रहे हो पॉसिबल है, ठीक है? देखिए, अच्छा एक बच्चा क्वेश्चन पूछा 9 नंबर ट्राई की नहीं बना, ठीक है? आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको जीपी रेट निकालना आता है? मुस्तफा, जीपी रेट निकालना आता है? जीपी रेट आता है? जीपी रेट अभिजीत नहीं, चल जाइए। देखिए, अपना इंश्योरेंस क्लेम का फर्स्ट स्टेप है कि पिछले साल का जीपी रेट नहीं रहने पर हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? लास्ट ईयर का जीपी रेट निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि फायर अकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ ग्रीन ऑन 1 सितंबर 92 and the stock of the value of 1,10,000 was salvaged
However, books and records were saved. लेकिन books and records आपका बच गया. The following information was available. ये सब information आपके पास है. Purchase है, sales है, फिर purchase, फिर sales, opening stock and closing stock है. नीचे बोला stock on 31st March 92 was overvalued. आपके पास जो स्टॉक है वो क्या है बताइए तो ओवरवैल्यूड है. तो क्या करेंगे उसमें से 20,000 लेस करेंगे. फिर सेल्स एंड परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31st 92 were spread evenly during the year. ठीक है, मतलब 92 जो ईयर खत्म हुआ है, उस ईयर का परचेज एंड सेल हर एक महीने का सेम है. हर एक महीने का सेम है. इंग्लिश पढ़ लीजिए फिर से. परचेज एंड सेल, आपको इंग्लिश भी ठीक समझना पड़ेगा. हम जो बार पूछते हैं ना इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं कि नहीं, वैसे मजाक करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना यहाँ अकाउंट्स का इंग्लिश डिफरेंट है. यहाँ का इंग्लिश का लिखने का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा. यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, द सेल्स एंड परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31st 3/92. जो ईयर 31st 3/92 को खत्म हुआ है, उस ईयर का सेल्स एंड परचेज आर स्प्रेड इवनली. इवनली का मतलब होता है एक जैसा परचेज सेल हुआ है, मतलब हर एक महीने का परचेज एंड सेल्स एक जैसा है, बराबर सेल्स है. ठीक है, तो क्वेश्चन हुआ ये क्यों लिखा सर, बाकी समय लिखा नहीं था, उसका मूड होगा लिख दिया होगा. देखिए अप्रैल का सेलिंग प्राइस 10% लोअर है. अप्रैल का सेलिंग प्राइस 10% आपका कम है ना. एंड इंश्योरेंस क्लेम है आपका 3 लाख रुपए. आइए तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ तो, कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट्स ऑफ लास्ट ईयर. ग्रीन लिमिटेड. अच्छा, आप लोग ना माइंड सेट जो बच्चे लोग का चल रहा होगा, किसी का एग्जाम नहीं होगा या ऑनलाइन एग्जाम होगा, समझा ना, वो सब दिमाग सबसे निकाल दीजिएगा. कोई ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं होगा. तो फॉर द ईयर एंडेड फाइल लिखना आप चालू करिए. 2 साल से आप लोग खूब मौज किए हैं. फॉर द ईयर 31st 3/92 हुआ क्या, ठीक है. आइए पर्टिकुलर्स अमाउंट. क्या हुआ नीरज, सर को घर जाना सर, बैठने में दिक्कत हो रहा है. आराम से बसे बैठिए. वो चार बच्चे का बेंच है, 3 बच्चे लोग बैठे हैं आप, फिर भी आप मुझे मेला कर रहे हैं. चलिए आराम से बैठ, मिल के पढ़िए. आइए, झगड़ा करेंगे तो हम लोग कम समझेंगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा ना. ओपनिंग स्टॉक 3,20,000. किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो हमसे पूछेगा, छोटा बच्चा लोग सिखा देंगे. परचेज तो देखते रहना, परचेज 7,20,000 है क्या. Yes, sir. बाय सेल्स 12 लाख. सही है. बाय क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में दिखाएं क्या, दिखा दें ऐसे. आपका ऑफर है ना, 20,000 से ऑफर था ना, हटाते हैं इसमें से 20,000. पिछले सम से अंडर था तो ऐड कर दिए थे, Yes. ओवर है तो हटा दिए ना. 2GP बैल्फिक शॉर्ट फॉर्म लिखने का कोशिश कम करेगा. ठीक है,
मेरा ये सब नकल मत उतारेगा, हम 3 बार लिखते रहते हैं ना, तो ये सब करते रहते हैं। आप लोग पूरा फुल फॉल बताओ। चार लाख 80। जीपी रेट जीपी बाय सेल्स इंटू 100। जीपी है 4,80,000, सेल्स है 12 लाख। कितना परसेंट? 1200 के 48, 40%। Calculation for valued stock on the date of fire. इसके लिए क्या बनेगा बताइए तो? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड क्या होगा बताइए तो? 1492 से लेकर 1992 DRCR अमाउंट रुपीज। अच्छा, एक हम लिखते हैं फिर हम रुकेंगे, ठीक है? एक हम लिखते हैं क्योंकि इसके साथ तो कोई गंडगोल हो नहीं सकता ना। इसके साथ बताओ तो? ओपनिंग स्टॉक के साथ कैसे हो सकता है? इसी साल क्लोजिंग, साल को ओपनिंग ना। अच्छा, अब आप लोग को हम 2 मिनट का टाइम दिए, 2 मिनट का टाइम दिए। क्वेश्चन देख के ये बताना है कि क्या है जो बोले कि आप लोग से नहीं बनेगा। क्वेश्चन को पहचानना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है, तो एक कलर का ऑफिसर में कोई फर्क नहीं होता है। क्वेश्चन पहचानिए, क्वेश्चन पहचान बताइए। क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन आपसे बात करेगा। देखिए वाजपेयी जी क्वेश्चन से पूछिए, देखिए क्वेश्चन आपसे बात करेगा, बताएगा जब हम ये बोल रहे हैं। सर परचेज एंड सेल जो प्रीवियस ईयर का वही होगा सर। ऐसा नहीं बोला है सर ये तो पिछले साल कहानी है, तो फिर इस साल इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? तो इस साल का परचेज एंड सेल का इन्फॉर्मेशन क्यों दिया? ऐसे दे दिया। क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि क्या है, क्या क्यों हम आपको बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, इतना चाप आपके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? मोहित मेरा शकल मत देखो, क्वेश्चन को देखो। कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है? सर अप्रैल से उसका सेलिंग प्राइस कम हो गया तो 10%। वो तो इससे पहले भी हो चुका है। ये तो पिछले क्लास में समझ किए था 8 नंबर या 6 नंबर 5% कर दिए, क्या वो तो बताया हुआ चीज है। परचेज से इक्वल हो रहा है। अरे मुन्ना ये बताया, मुझे सुना दिया। तो ये अलग दिख रहा है। यही दिख रहा है अलग, ये तो बता दिए थे। अलग कैसे हुआ? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये सब बात नहीं समझेगा तो मास्टर सम सब नहीं समझ पाएगा, ठीक है? देखो परचेज का डेट क्या लिखे? 1 मार्च 92 से लेकर 1 सितंबर 92।
पर आपका जो अकाउंट बन रहा है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो कब से बन रहा है? 1 अप्रैल से। ये परचेज कब से दिया हुआ है? 1 मार्च से दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें ये जो परचेज का फिगर आपके पास 2,50,000, इसमें मार्च का परचेज इंक्लूड है? नहीं इंक्लूड है। तो मार्च का परचेज आपको हटाना पड़ेगा। मार्च का परचेज, अच्छा मार्च का परचेज आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया था कि पिछले साल का हर एक महीने का परचेज और हर एक महीने का सेल्स बराबर है। इसका मतलब पिछले साल का परचेज मेरा 7,20,000 होता है 1 साल का, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का परचेज मतलब मार्च का परचेज निकल जाएगा, वो है 60,000। तो 2,50,000 में से 60 हटाएंगे तो अप्रैल का से परचेज निकल जाएगा। समझे? आइए, टू परचेज आप चाहें तो ऐसे इनर मेंटेन कर सकते हैं या ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 2,50,000। इससे क्या करेंगे हम लोग? लेस परचेज फॉर मार्च, ब्रैकेट में दिखाइए। अच्छा मार्च का परचेज हम लोग का 7,20,000 इंटू 1/12 है ना, कितने का होगा बताइए? तो 60,000। 1,90,000 जाएगा बाहर, ठीक है। ऐसे सेल्स का भी हिसाब करेंगे हम लोग, पर सेल्स का ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, सुविधा होगा देखना कैसे। देखो सेल्स कितना हम लोग का इस साल का? 3,70,000। देखते रहो, लिखो मत। देखो इसमें से हम कौन सा सेल हटाएंगे बताओ तुम? लास्ट ईयर का 1 महीने का सेल। तो लास्ट ईयर एक साल का सेल्स 12 लाख रुपए का है। 1 महीने का सेल्स कितना होगा? 1 लाख रुपए का। इससे 1 लाख हम लेस करेंगे। देखने मना किए, देखो झटका लगेगा, बेहोश हो जाओगे। देखो लेस किए। अब क्वेश्चन बोला है कि इस साल का सेलिंग प्राइस 10% कम है। इसके लिए रूल ऑफ 100 पहले बता दिए थे हम कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक सब 100 में चाहिए। यदि कम या ज्यादा हो जाता है तो 100 पे लाना ही पड़ेगा। इसको क्या करेंगे आप बताओ? तो 100/90 निकालो, 3 लाख निकलेगा। देखो निकालो, 3 लाख निकलेगा, ठीक है। 2 GP तीन लाख का कितना परसेंट होगा? 40%। 1,20,000 कितना होता? 6,30,000 क्या? देखो तो यहाँ भी 6,30,000 मिला लेना थोड़ा। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैल पे 3 लाख। थर्ड स्टेप खुद से करो, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालो खुद से। थर्ड स्टेप अमाउंट ऑफ क्लेम खुद से निकालो।
रिजल्ट आ रहा है? आया आंसर? आप अकाउंट्स भी पेपर लीजिएगा मेंस में। अच्छा, अकाउंट्स क्यों लीजिएगा? हाँ, वो सर उस लेवल में जाना फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे अच्छा गवर्नेंस ले लेंगे, क्योंकि बेंच में मेरा अलग से गवर्नेंस का पेपर रहेगा ही, तो ऑप्शनल भी गवर्नेंस लेंगे तो कवर करने में ज़्यादा आसानी होगा। इसीलिए हम अकाउंट्स नहीं किए, क्योंकि इसके लिए भी अलग से फिर से क्लास करना पड़ेगा। तो जो सिलेबस में उसे लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा गवर्नेंस, इसीलिए मैं जॉब रखती हूँ नहीं, ज़्यादा रेट स्टूडेंट्स बहुत बढ़ जाता है, तो इसीलिए गवर्नेंस ये ठीक है, आंसर मिल गया 2 लाख। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो 8 नंबर करके दिखा देना। कर दिए जो 8 नंबर सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जैसे 9 है वैसे 8 है। ऐसे 9 नंबर बताने वाला थे नहीं, वो करके आ गई थी इसीलिए बता दी। आइए हम लोग सीखेंगे पहले कि एग्जाम में क्या पूछने वाला है। पहले सिलेबस कवर करेंगे। तो जैसे सम्स हम लोग किए ना क्लास में, क्वेश्चन 1 फिर और 1-2 क्लास में सम्स करवाए हैं, उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न का क्वेश्चन है, छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा उसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 जो क्लास में करवाए थे, 3 करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 6 या 5 करवाए थे। ठीक है, वो सब छपा हुआ क्वेश्चन है। यदि सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसमें एक पैटर्न और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडिंग करेंगे सब बच्चे लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड abnormal goods। ठीक है, फॉर इंश्योरेंस क्लेम पॉइंट ऑफ व्यू goods are classified as number A, normal goods, and number B, abnormal goods। अच्छा, नॉर्मल गुड्स क्या होता है समझते हैं? नॉर्मल गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जो हम लोग को जीपी रेट, सेम जीपी रेट देगा। जो जीपी रेट हम लोग निकालते हैं या जो कंपनी का जीपी रेट है वो सेम जीपी रेट हम लोग को देगा। मान लीजिए आपका जीपी रेट है 20%, तो जिस गुड्स को बेचने से 20% प्रॉफिट होता हो वो कहलाएगा आपका नॉर्मल गुड्स। ठीक है, आइए नॉर्मल गुड्स। Those goods are called normal goods, which are sold at normal selling price। जिसको हम लोग क्या करेंगे, किस में बेचेंगे? इसको बेचेंगे नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। एंड प्रोवाइड्स, एंड क्या करता है? एंड प्रोवाइड्स नॉर्मल जीपी, और हम लोग को नॉर्मल जीपी देता है। जिस गुड्स को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बेच सकते हैं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब ये नहीं कि ज्यादा, नॉर्मल मतलब जो एवरेज जो बेचते हैं सबको, उसी प्राइस में जिस गुड्स को बेच सकते हैं मेरा कहलाएगा नॉर्मल गुड्स। अच्छा, अब नॉर्मल किसको बोलेंगे? अच्छा, उसमें एक चीज और लिखना,
its stock is valued at cost. इसका वैल्यूएशन किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट पे होता है। क्यों कॉस्ट पर? हम लोग तो पढ़े थे बचपन क्लास में, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस व्हिच इज लोअर। ये तो नॉर्मल गुड्स है ना, इसका मार्केट प्राइस कभी कॉस्ट से कम नहीं होगा। इसका मार्केट प्राइस कभी ना जीपी देगा। मार्केट प्राइस कॉस्ट से कम होने का मतलब क्या होता है? लॉस देगा। तो जो नॉर्मल गुड्स है उसका हमेशा कॉस्ट प्राइस ही कम होता है, उसका मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, इसीलिए उसका नाम है क्या? नॉर्मल गुड्स। अच्छा, आप नॉर्मल गुड्स किसको बोलेंगे? एबनॉर्मल गुड्स किसको बोलेंगे? Those goods which are either sold at loss or at a nominal profit। नॉमिनल प्रॉफिट का मतलब एकदम छोटा अमाउंट का प्रॉफिट। मतलब 500 का गुड्स था तो 502 रुपया में बिका, 502 रुपया में बिका, ठीक है। मतलब या तो लॉस में बेचना पड़ेगा आपको, या तो लॉस में ही बिकेगा, या फिर किस में बिकेगा? वो नॉमिनल प्रॉफिट पे बिकेगा और प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर बहुत कम रहेगा, ठीक है। उस तरह गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एबनॉर्मल गुड्स। इसका वैल्यूएशन कैसे होता है? इट्स स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ सीपी एंड एमपी। इसका वैल्यूएशन करते समय कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस में जो छोटा अमाउंट होगा उस पर होता है। अब देखते हैं बिजनेस को, ऐसा ये जो हम बात बोले बिजनेस में होता है कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये क्या कि हम बिजनेस करते समय नॉर्मल गुड्स भी खरीदेंगे और एबनॉर्मल गुड्स भी खरीदेंगे? नहीं, कोई एबनॉर्मल गुड्स खरीदने नहीं जाता है। भले आप कबाड़ी का दुकान भी चलाते हैं ना, तो भी आप एबनॉर्मल गुड्स आपका नहीं है, आपके लिए वही सब नॉर्मल है, आपके लिए वही सब नॉर्मल है, उसमें एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे आप जो बिजनेस, आप जैसा बिजनेस करते हो बिजनेस में अपने आप ही नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स होगा। आप खरीदिएगा नॉर्मल गुड्स, लेकिन उसमें से निकलेगा एबनॉर्मल गुड्स। लोग बताइए कैसे? देखिए एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, आपका सब क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं ना, सुबह एक बड़ा टोकरी टमाटर खरीदे, एक बड़ा टोकरी टमाटर खरीदे, हम सब लाल बड़ा टमाटर। तो जहां से हम खरीदते हैं टोकरी में बेचा हमको, ठीक है। इस टोकरी में 100 kg है, इसमें कितना kg है? 100 किलो है, इसमें 100 किलो टमाटर है। हम जब बेचना चालू किए तो हम बेचेंगे एक टमाटर को, ये हम खरीदे थे मान लो उसको 1 किलो टमाटर हम 30 रुपया में, हम बेचेंगे 1 किलो 70 रुपया में। क्वालिटी बढ़िया, धार बिकना चालू हो गया, ठोकेगा हाँ, धार बिकना चालू हो गया। जैसे ऊपर का बढ़िया वाला टमाटर बिक गया 70 रुपया किलो वाला, अब जो टमाटर का साइज भी थोड़ा छोटा हो गया, अब 70 किसी को बोल रहे तो ले नहीं रहा, हम 60 कर लिए। अभी भी देखो 30 का माल 60 में बिक रहा, ठीक है। ऐसे 60 से फिर 50 में, 40 में आ गए। अब जो बचा हुआ है ना वो गोली के साइज का छोटा टमाटर बचा हुआ है, कुछ फट गया है टमाटर, किसी का शकल अच्छा नहीं है, कोई पका हुई नहीं है, ऐसा है। अब हम किसी को बोल रहे 35 रुपया तो भी नहीं दे रहा, लेकिन अब हमको क्या करना है? हमको कोशिश करना है 30 रुपया कम से कम निकाल ले उसमें से। क्या निकाल ले उसमें से? 30 रुपया निकाल ले। मतलब मोहित आया बोला कि 30 रुपया कर दीजिए, हमने 30 नहीं 32 लगा, वो दे दिया। फिर बढ़िया वाला चुन के लेके चला गया। अब जो बचा है ना, अब उसमें से कॉस्ट निकालना ही है। हर्ष आया बोला 28 रुपया में देंगे, अब नहीं बेचेंगे मैं खराब हो जाएगा, 28 से बेच दी। देख रहे हो ना, इसका मतलब लास्ट में जो गुड्स बेचे 30 रुपया खरीदा हुआ था, बेचे कितना में? एबनॉर्मल।
मोहित को जो बेचे वो भी अब नॉर्मल था, क्योंकि मैं नॉर्मल जीपी हमको नहीं दिया। ऐसा हर एक बिजनेस में होता है। छोटा एग्जाम्पल दिए हम आपको, छोटा एग्जाम्पल दिए, हर एक बिजनेस में होता है, ठीक है। देखिएगा ना, मैंने सुबह सुबह देखिएगा दूध बेचता है, एवरी हर एक घर के काम कॉर्नर में लगा बेचता है। देखिए दूध का पैकेज जो लीक रहता है, कोई पैकेट में थोड़ा सा लीकेज रहता है, वो 20 रुपया का प्रिंट है तो आपको 15 रुपया दे देगा, या तो अपने लिए रख लेगा घर के लिए, अरे तो आपको देगा कितने में दे देगा, 15 रुपया। नहीं देगा तो जो जितना भी कस्टमर आएगा वो पैकेट उठाएगा, कुछ न कुछ बहना चालू करेगा, तो सब तो बह जाएगा। अब नॉर्मल है। पहले हम लोग छोटे थे ना, तो मोड़ पे दुकान था जलेबी का, वो जलेबी खरीदने जाते थे, रोज जलेबी खरीदने जाते, रोज सुबह का नाश्ता फिक्स था, या तो रोटी जलेबी या पाउंडी जलेबी। वो जलेबी वाला हमको बाद में हमको रियलाइज की, जब बड़े हुए तब समझ में आया क्या करता था वो। क्या जैसे हम छोटा बच्चे थे ना, मान लो कि 7 साल 6 साल 7 साल उम्र था, 5 पैसे 10 पैसे हम देता था जलेबी उसमें। तो जो जलेबी का साइज इसका एक किनारा टूट जाता था वो हमको दे देता था, वो हमको दे देता था, और टूटा हुआ जो कुछ रहता था उसके पास वो एक्स्ट्रा में डाल देता था, मतलब मेरा लॉस नहीं होने देता था, हमको बोका नहीं बनाता था, वो हमको ज्यादा ही देता था। लेकिन वो कौन सा पान बेच लेता था, ऐसा जलेबी बेच लेता था जो कोई सीनियर यदि खरीदने जाएगा तो नहीं लेगा, बोले भांगा अच्छी दियो ना। पर हमको छोटा बच्चा है, दे दो एक्स्ट्रा में थोड़ा टूटा हुआ डाल दो, कुछ बोलेगा नहीं। इसका उसका बिक गया। वो जो टूटा हुआ जो जलेबी का पार्ट जो टूट गया, जो जलेबी का पार्ट जो टूट गया, जिसको नॉर्मल कस्टमर नहीं खरीदेगा, एब नॉर्मल है, उसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस वो नहीं बेच पाएगा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर नहीं बेच पाएगा। ये लड़का गया सुमित, कोई भी दुकान में गया, वो बच्चे लोग दूध का डब्बा नहीं आता, दूध डब्बा खरीदने के लिए, डब्बा निकाल के दिया, डब्बा चपटा था, डब्बा में रखने में चपटा हो जाता ना, बोला ये भैया इसको चेंज कर दिए, चिपका हुआ है। वो डब्बा पिएगा ना दूध पिएगा। जो भी कस्टमर जा रहा है उसको रिजेक्ट कर देगा, नहीं भाई भैया चिपटा हुआ है, बढ़िया वाला दीजिए। दुकान का समझ गया, उसमें लिखा हुआ था 320 रुपया, बोला अच्छा ले जाए 300 रुपया दीजिए। अब लेगा कोई कि नहीं लेगा। इसका मतलब इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल। मतलब बिजनेस में कोई भी एबनॉर्मल गुड्स खरीदा नहीं जाता है, आपके पास एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कपड़ा का बिजनेस करते हैं, तो कपड़ा का नॉर्मल साइज है 38, 40, 42, 44 नॉर्मल साइज है। अब मान लीजिए हमने कुछ कपड़ा खरीद कर रखे थे दुकान के लिए, उसका साइज है 48। अब उतना 48 उतना मोटा आदमी मेरी दुकान में आएगा, मेरे वही कपड़ा खरीदेगा, इसकी गारंटी है क्या? इसका मतलब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और धीरे धीरे एबनॉर्मल हो जाएगा। बाद में एक खरीदिए 3 फ्री में उसको निकालना पड़ेगा हमको। अभी देखते नहीं हो बहुत सारा क्या होता है, स्टॉक क्लियरेंस होता है। स्टॉक क्लियरेंस कैसे होता है? मान लीजिए मेरे पास में बल्क क्वांटिटी में बचा हुआ है, ठीक है, और फैशन ऐसा चीज है उसको हम निकालेंगे नहीं ना तो आउटडेटेड हो जाएगा। खास कर कपड़ा एक ऐसा चीज है जो उसका ट्रेंड 1 से 2 साल ही रहता है। आप 2 साल के अंदर या तो उसको बेचिए, और नहीं बेचिएगा तो आपका स्क्रैप हो गया, वो आप बिकने वाला नहीं है, एक्सेप्शन से कुछ गारमेंट्स को छोड़ के। नॉर्मल जो ट्रेंड वाला गारमेंट्स होता है वो आपको हटाना ही पड़ेगा। यदि मान लीजिए आपके पास ऐसा गारमेंट है जो कस्टमर नहीं ले रहा है, तो उसको कैसे निकालिएगा? उसको देखिए फ्री में बांटिए, 2 खरीदिए 3 फ्री, या 1 खरीदिए 1 फ्री। देखिए लोग फ्री के चक्कर में आपका स्क्रैप लेके चला जाए ना। इसका मतलब इसका ये मत सोचिएगा कि फ्री में दे रहा है तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि 70 रुपया किलो के हिसाब से जब टमाटर बेचना चालू किए, हम अपना प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, हम ब्रेक इवन में पहुंच चुके हैं। अब जो भी आ रहा है मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम अपना एक के साथ एक फ्री भी हम बांटेंगे तो भी मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। अच्छा मान लीजिए जिस दिन आग लगा, हम लोग पढ़े इंश्योरेंस क्लेम, जिस दिन आग लगा, आग क्या बोलेगा? अच्छा तुम एबनॉर्मल है, तुमको नहीं जलाएंगे, तुम नॉर्मल है, तुमको जला देंगे, ऐसे पूछेगा क्या? नहीं, आग किसको जलाएगा? नॉर्मल को भी और एबनॉर्मल को भी। पर जब हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी तो हमको बोलेगा ना कि भैया नॉर्मल गुड्स का तो समझ में आ रहा है आप कॉस्ट में मांग रहे हैं, एबनॉर्मल गुड्स का आप कैसे मांग रहे हैं कॉस्ट में? उसका तो मार्केट प्राइस कम है आपका, आप उसका क्लेम हमसे उतना ज्यादा कैसे मांग रहे हैं? वो बोलेगा हमको।
इसका मतलब अब हमको उसको समझाना पड़ेगा कि नॉर्मल गुड्स का कैलकुलेशन क्या है और एबनॉर्मल गुड्स का कैलकुलेशन क्या है। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में यदि एबनॉर्मल गुड्स आ जाए, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा, उसको कैसे बनाएंगे, ये बात हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में बहुत बार ना एबनॉर्मल वर्ड यूज ही नहीं करेगा, एबनॉर्मल वर्ड यूज ही नहीं करेगा। वो ऐसे बोलेगा कि स्टॉक था 7,000 रुपीज का, उसका वैल्यूएशन करते समय उसका 2,000 रुपया कम किए, मतलब 7,000 रुपये का गुड्स था, उसका स्टॉक वैल्यूएशन करते समय उसमें 2,000 रुपया राइट ऑफ कर दिए। इसका मतलब उसका वैल्यू कितना पकड़े, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस था 7,000, मार्केट प्राइस कितना था उसका 5,000, दोनों में छोटा कौन सा होता है 5,000 वैल्यूएशन किए। जैसे ही बात बोलेगा तुरंत समझ जाना, अरे ये वो वाला स्टॉक है, जो स्टॉक क्या हम लोग का, जो स्टॉक है हम लोग का एबनॉर्मल। ठीक है, अच्छा, एबनॉर्मल स्टॉक, इस एबनॉर्मल स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये बात तो समझ गए हम लोग, नॉर्मल एबनॉर्मल। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, अब हम सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलेंगे। सबसे पहला बात, मेरे पास जो स्टॉक रहेगा उस स्टॉक में क्या रहेगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों रहेगा। मेरे पास नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों रहेगा, मेरा अलग अलग किया हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि जो जिसको इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है एबनॉर्मल, ठीक है, वो हम आज नहीं तो कल हम बेच देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि ये आपका स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग का मतलब ये आपका बिकने वाला नहीं है, बिकेगा भी तो काफी दिन बाद बिकेगा और सही दाम पे नहीं बिकेगा, वो आपका स्लो मूविंग है, आपका स्लो मूविंग आइटम्स है, उसी को एबनॉर्मल के एंगल से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए मेरे पास जो स्टॉक होगा, स्टॉक के अंदर क्या रहेगा, स्टॉक के अंदर एबनॉर्मल भी रहेगा और स्टॉक के अंदर नॉर्मल भी रहेगा। यदि कभी हम आपसे पूछें कि उस स्टॉक के अंदर नॉर्मल का क्या है और एबनॉर्मल का क्या है, तो क्या बोलिएगा हमको? मेरा भाषा समझ रहे हैं आप लोग, क्या समझ रहा भाषा ऋषि? हाँ बोल रहा, समझ रहा, हम गारंटी दे नहीं समझ रहा, तुम बता क्या बोले हम? हाँ क्या, तो हम जो बोले उसको चला बच्चा देखे ना, ये तो जो हम बोले वो आप रिपीट कर दिए, नहीं समझे बात? अब देखिए हम क्या बोले कोशिश कर रहे हैं, फिर देखना जब बोलेगा कॉपी करना। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में क्या रहता है, मान लीजिए आपके पास जो स्टॉक है, इसमें नॉर्मल गुड्स भी है और इसमें क्या है आपका एबनॉर्मल गुड्स भी है। हम आपसे पूछे नॉर्मल गुड्स का क्या है, एबनॉर्मल गुड्स का क्या है, ये स्टॉक का जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर किसका वैल्यू इंक्लूड है, नॉर्मल का भी और किसका इंक्लूड है। जैसे हम पूछे ना नॉर्मल का क्या है, तो बोलना सर नॉर्मल का कॉस्ट है, नॉर्मल का कॉस्ट है। अब पूछेंगे एबनॉर्मल का क्या है, तो बोलना सर एबनॉर्मल का एनआरवी है। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। इसका मतलब ये जो स्टॉक है, क्वेश्चन के अंदर जो स्टॉक दिया रहेगा उस स्टॉक के अंदर नॉर्मल भी है और स्टॉक के अंदर एबनॉर्मल भी है। जैसे हम बोलेंगे उसके अंदर क्या है, तो आपका आंसर है कि सर नॉर्मल का कॉस्ट है और एबनॉर्मल का उसमें क्या है, एबनॉर्मल का एनआरवी है। अच्छा, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में से यदि ये एनआरवी यदि हम हटा दे लेस कर दे, क्या निकलेगा, नॉर्मल का कॉस्ट, तो नॉर्मल को अलग कर देना, नॉर्मल को क्या करना, नॉर्मल को अलग कर देना, नॉर्मल अलग हो जाएगा। और एबनॉर्मल जो एनआरवी में लिखा करते थे उसको फिर से कॉस्ट में लिखना पड़ेगा, उसको किस में लिखना पड़ेगा, कॉस्ट में। क्यों लिखेंगे कॉस्ट में, ताकि ऑन द डेट ऑफ फायर उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाए। ऑन द डेट ऑफ फायर उसका क्या निकल पाएगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाए। इसीलिए हमको नॉर्मल का भी कॉस्ट चाहिए और एबनॉर्मल का भी कॉस्ट चाहिए। पर निकालेंगे कैसे, आपके पास जो स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर क्या है, आपके पास जो स्टॉक है स्टॉक के अंदर क्या है, नॉर्मल का कॉस्ट और एबनॉर्मल का एनआरवी। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे दोनों का कॉस्ट बताओ, कैसे बताएगा, क्या करना, टोटल स्टॉक में से
एनआरवी को हटा देना, एनआरवी को हटा देना, किसका निकल जाएगा? नॉर्मल का निकल जाएगा। और एबनॉर्मल का तो इंफॉर्मेशन रहेगा कुछ ना कुछ, बोलेगा ना 200 रुपया राइट ऑफ कर दिए थे या 1000 रुपया राइट ऑफ कर दिए थे, एनआरवी में राइट ऑफ वाला पार्ट ऐड कर देना, इसका कॉस्ट निकल जाएगा। एनआरवी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस विच इज लोअर, मार्केट प्राइस ही तो लोअर होगा। इसका कॉस्ट मान लो 1500 रुपया है, मार्केट प्राइस 1200 रुपया है, तो आपका एनआरवी में 1200 रुपया लिखा हुआ है, कितना कम लिखा हुआ है? 300 रुपया 1200 में ऐड कर देना ना, उसका भी कॉस्ट निकल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट सम्स करते समय हमको नॉर्मल का भी कॉस्ट प्राइस चाहिए और एबनॉर्मल का भी हमको कॉस्ट प्राइस ही चाहिए। ठीक है, आइए अब यहाँ से इसको डायग्राम बनाना है, बना सकते हैं, इसके बाद लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट नंबर सी चल रहा, क्लोजिंग स्टॉक will include both normal stock and abnormal stock. It means, इसका मतलब it means क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू होगा कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड प्लस एनआरवी ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। ना समझ पा रहे क्या? मतलब आपके पास जो कॉस्ट जो होगा क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड प्लस क्या होगा? एनआरवी ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। नाउ यदि आपको निकालना हो कॉस्ट ऑफ एनजी मतलब नॉर्मल गुड्स, तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो नहीं निकाल पाएंगे, इक्वेशन को इसको लेफ्ट हैंड लाओ ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस एनआरवी ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ doing problem, at the time of doing problem we need cost of both normal and abnormal goods। दोनों क्या चाहिए हमको? दोनों क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। सर मतलब क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल गुड्स का मार्केट वैल्यू एडेड है ना सर, तभी तो कॉस्ट निकलेगा। वही तो तब से बता रहे हैं ना। हाँ सर, इस पॉइंट में वही समझा रहे हैं कि आपके पास जो स्टॉक है, आप तो स्टॉक का टोटल वैल्यू बोले हैं, उस टोटल वैल्यू में नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी है, तो एबनॉर्मल वाले का मार्केट प्राइस है, अगर क्या है उसका मार्केट प्राइस, वही उसी का एनआरवी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एनआरवी है तो हटा दीजिए एनआरवी, तो अच्छे वाला गुड्स का कॉस्ट निकल जाएगा। अब जिसका एनआरवी है उसका भी आप क्या लेना पड़ेगा? आपको उसका भी कॉस्ट लेना पड़ेगा, तब सम बनेगा। नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, चेंज इन फॉर्मेट में क्या क्या बदलाव आएगा? नंबर डी, फॉर्मेट में क्या क्या चेंज आएगा देख लो। फॉर्मेट में जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 जो था जिसमें लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, बनाते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, स्टेप 1।
ठीक है, ये कैसे बनाते थे हम लोग? टू ओपनिंग स्टॉक, इसमें भी एक ड्रामा होगा, लेकिन वो लास्ट क्लास का बात है। आज ही बताइए, सारा कहानी एक दिन में सुनिएगा। बाय सेल्स, यहां तो लिख लिया क्या? तो जीपी क्या होता है बताओ तो? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, देखो यहां तक तो ये तो आता ही है आप लोग को। मैं अब कुछ लिखे हैं, देख अब स्क्रीन में देखो, अब स्क्रीन में देखो, फिर कॉपी कर लेना। जैसे हम बोले क्लोजिंग स्टॉक लिखो, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे लिखना सर, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल का अलग और एबनॉर्मल का किस पे लिखेंगे बताओ तो? एट कॉस्ट। अच्छा ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे? टोटल स्टॉक में से इसका क्या हटा देंगे? इसका एनआरवी हटा देंगे, तो ये निकल जाएगा। और ये क्या लिखेंगे? इसका एनआरवी मत लिख देना, तब फिर पढ़ा क्या फायदा होगा? तब दिया था क्वेश्चन में, लेके बना लेते। इसका मतलब इसका एबनॉर्मल का क्वेश्चन पढ़ के जैसे क्वेश्चन लिखा है उससे हमको मतलब नहीं है, उसका हमको क्या चाहिए? क्या बोल रहा मुन्ना? एबनॉर्मल क्या चाहिए हमको? एबनॉर्मल का हमको उसका क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट। ठीक है, क्लियर सबका? ये इस फॉर्मेट का चेंज है, ध्यान रखना। सेकेंड चेंज किसमें होगा हम लोग का? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा उसमें 3 कॉलम होगा, तो एक कॉलम में नहीं बनेगा, एक कॉलम में नहीं बनेगा। 3 कॉलम में क्या क्या बनाएंगे हम उसको? जल्दी, हाँ बोला क्या? सब रेडी? देख देख बच्चे ध्यान सुन, यहाँ पर 3 कॉलम होगा। एक का नाम नॉर्मल, एक का नाम एबनॉर्मल और एक का नाम टोटल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल का हिसाब अलग होगा और एबनॉर्मल का हिसाब अलग होगा। ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है? ताकि हमको ये पता चले कि जिस डेट को आग लगा उस डेट को आपके पास जो एबनॉर्मल है उसका क्या वैल्यू बताइए। ठीक है, क्योंकि आप ऑन द डेट ऑफ फायर आपके पास नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल भी है, तो नॉर्मल का क्या कॉस्ट है वो बताइए और एबनॉर्मल का क्या कॉस्ट है बताइए पहले। ठीक है, ये कहां से कॉपी करेंगे? ध्यान से ऊपर से लाएंगे। क्या बताओ तो? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लेंगे बताओ तो? टू परचेज। देखो परचेज देखते रहना, स्क्रीन में देखो। परचेज का यदि मूड करे आपको तीनों में क्रॉस देने का, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि परचेज कभी भी एबनॉर्मल नहीं होता है। कोई खराब सामान थोड़ी खरीद के लाता है, आप तो 6 सामान खरीद के लाए, उसमें से एबनॉर्मल निकलेगा।
ठीक है, एबनॉर्मल कोई परचेज नहीं होता है। टू वेजेज सिर्फ नॉर्मल का होगा, एबनॉर्मल का कोई वेज नहीं होता है। टू कैरेज सिर्फ किसका होगा, नॉर्मल का, एबनॉर्मल का कोई कैरेज नहीं होता है। ठीक है, और सेल्स, सेल्स जानते हैं सेल्स किसका होता है, नॉर्मल का भी, एबनॉर्मल का भी एंड टोटल का भी। ठीक है, आपका जो जीपी रेट है, आपका जो जीपी रेट है वो किसके लिए है, नॉर्मल के लिए ना एबनॉर्मल के लिए है? आपका जो जीपी रेट है नॉर्मल के लिए है। ठीक है, तो 2 जीपी कैसे निकालेंगे, नॉर्मल सेल्स इनटू जीपी रेट्स, और एबनॉर्मल का जीपी हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, हो सकता है। एबनॉर्मल का जीपी इस परसेंटेज से नहीं हो सकता है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, एबनॉर्मल का जीपी हो सकता है पर इस परसेंटेज से नहीं हो सकता है। कैसे होगा, ऐसे बोलेगा 500 का स्टॉक था, 510 में बिका, उसका जीपी कितना हुआ 10 रुपया, अलग से दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये ध्यान रखना, ये जीपी, ये जो जीपी है ये इसका है, ये वाला कैलकुलेशन इसके लिए है, इसका गिवन रहेगा, ये क्या रहेगा, गिवन रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, इसको बेचने से नुकसान भी तो हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। किसका नुकसान हो सकता है बताओ तो, किसका नुकसान हो सकता है, एबनॉर्मल वाले को बेच के नुकसान हो सकता है, क्योंकि एबनॉर्मल का डेफिनेशन लिख दिए हैं कि बेचते समय या तो नुकसान होगा या फिर बहुत छोटे अमाउंट का प्रॉफिट होगा। सही बात है। अब इसको बंद करेंगे तो दोनों का अलग अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, दोनों क्या निकल जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, और इसका क्या निकल जाएगा, दोनों का बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय इफेक्ट, इसका अलग निकल जाएगा, इसका अलग निकल जाएगा, टोटल पता चल जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद स्टेप 3 जो करते थे हम लोग, अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम हम लोग क्या लिखते थे, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ऑन द डेट ऑफ फायर नॉर्मल का हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, और एबनॉर्मल का अब कॉस्ट प्राइस मत लिखना, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया ना, क्या निकाल लिया उसका, तो निकाल लिया। अब क्वेश्चन बताएगा कि उसका मार्केट में क्या कीमत है। इसका एबनॉर्मल का हमेशा इंश्योरेंस क्लेम किस वैल्यू पे मिलेगा, एबनॉर्मल का इंश्योरेंस क्लेम हमेशा उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3। कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम। Calculation for amount of claim. आइए, value of stock on the date of fire. नॉर्मल गुड्स का एट सीपी, उसका जो सीपी है वो लेना, इनर कॉलम। एबनॉर्मल गुड्स का क्या लेंगे बताओ तो, उसका मार्केट प्राइस, यही स्टॉक का वैल्यू है। ठीक है, यहां लिख दे रहे, ये हिंदी समझता है सब क्या, ये ओरिजिनल वैल्यू है। मतलब कभी पूछें सम इंश्योरेबल, क्या पूछें, सम इंश्योरेबल, तो ये वाला वैल्यू बताना। ठीक है, इससे क्या हटाएंगे, लेस सैल्वेज स्टॉक,
इसका नाम क्या होगा? क्या बोलेगा? लॉस बाय फायर. By applying average clause. एवरेज क्लॉज कैसे अप्लाई होगा? फॉर्मूला क्या? अमाउंट ऑफ क्लेम का लॉस बाय क्या लेंगे? फायर. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सम इंश्योर्ड बाय सम इंश्योर्ड. रटू एंड बिलो. नोट्स पढ़िए बढ़िया से. अगले क्लास में ये पार्ट पूरा कर सिखा दिए. रूल से क्लास में मिस करेगा तो माथा ऊपर जाएगा रॉकेट के तरह. पढ़ के आइएगा पूरा समझ में आएगा. सबका हो गया क्या? एक होमवर्क दिए. कौन सा? एक. वो भी चैलेंज वाला होमवर्क. हाँ, नॉर्मल होमवर्क नहीं है.